A warm welcome to all of you once again on my YouTube channel, and let's discuss the photographic memory. All right, and this topic is very, very crucial and important for the working professionals and the students as well. आज हम लोग बात करेंगे फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में। राइट, सबसे पहले ये बात समझिएगा कि हम लोग इस वीडियो में डिटेल समझेंगे कि फोटोग्राफिक मेमोरी है क्या और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे करके डेवलप किया जाता है। बट बिफोर टू मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले ये समझिएगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी से लोग क्या समझते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी से लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो बुक का ए टू जेड सब इंफॉर्मेशन आप इंस्टेंटली आपके माइंड में आ जाए। दैट मीन्स आप कहीं पर गए और कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई कोई प्लेस देख रहे हैं, तो इंस्टेंटली आप उस प्लेस के सब इंफॉर्मेशन को याद कर पाएं। ठीक है, एग्जैक्टली ए टू जेड एवरी इंफॉर्मेशन को आप याद कर पाए, इसको लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली में फोटोग्राफिक मेमोरी है। राइट, बट यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि हमारा जो ब्रेन हुआ है, जो हमारा है हमारा जो ब्रेन है वो इवोल्व हुआ है। आज से मिलियन साल पहले और बिलियन साल पहले हमारा ब्रेन ऐसा नहीं था जैसा आज है। गेटिंग माई पॉइंट। हमारा ब्रेन जो है वो इनिशियली रेप्टिलियन स्टेज से डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लिम्बिक सिस्टम डेवलप हुआ, और फाइनली क्या हुआ कि हमारा नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का, वो डेवलप हुआ। यानी कि हमारा ब्रेन इवोल्यूशन हुआ है। जैसे आज हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर एबिलिटी आ गया है, हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज कैसे काम करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिविटी जो हमारे अंदर में आता है। ये सब एक्चुअली हमारा ब्रेन बाद में डेवलप हुआ, पहले ये डेवलप नहीं था। इसको हम लोग सीईओ ब्रेन कहते हैं, जो कि हमारा आगे सामने वाला ब्रेन है, नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, वो इवोल्यूशन का पार्ट है, और इसको हम सिंपली में सीईओ ब्रेन भी कहते हैं, मतलब कि क्रिएट, एग्जीक्यूट और ऑप्टिमाइज करता है। ये हमारे लाइफ को, हमारे प्रोडक्टिविटी को और हमारे डे टू डे फंक्शंस को। क्वेश्चन ये है कि फोटोग्राफिक मेमोरी यानी हम क्या हमारा ब्रेन ऐसा इवोल्व हो सकता था, हमारा ब्रेन ऐसा बन सकता था कि हम इंस्टेंटली सारा इंफॉर्मेशन को याद कर सकें ए टू जेड। तो हमारा ब्रेन डेफिनेटली ऐसा इवोल्व हो सकता था, बट हमारा ब्रेन को ऐसे इवोल्व होने का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इवोल्वेशन का कनेक्शन होता है सरवाइविंग से। अगर आपको हम ये बता दें कि ये जो वेजिटेबल है, ये एक एज ए पॉइजन काम करेगा, ये जो मशरूम है ये आपके लिए पॉइजन है, तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली उसको याद कर सकेगा फॉर ए लाइफ टाइम। बिकॉज जो भी चीज आपके लाइफ के लिए थ्रेटनिंग होता है, जो कि आपके सर्वाइवल के लिए थ्रेट होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो चीज नेसेसरी होता है, हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी उस टाइप से इवोल्व होता है। अगर आप किसी भी लिविंग बींग्स के बारे में पढ़िएगा, तो वो क्या करता है कि वो एकोमोडेट करता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवोल्व करता है अपने आप को टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर कंडीशन। अगर सर्वाइवल के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी वेरी वेरी इनएविटेबल होता, अगर सरवाइव करने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी एकदम जरूरी होता, तो डेफिनेटली हमारा ब्रेन ऐसा इवोल्व हो चुका होता और हम एवरीथिंग ए टू जेड सब कुछ याद रख पाते। लेकिन हमारे ब्रेन को और हमारे सर्वाइवल के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी का कोई जरूरत ही नहीं है। तो स्टिल ब्रेन अभी तक ऐसा इवोल्व नहीं हुआ है कि आप एक साथ कोई चीज को देखिए और सब चीज, सब डेटा आपके अंदर में चला जाए। जैसे कहते हैं ना स्कैनिंग करना, कि आप स्कैन करके पूरा डेटा ए टू जेड अपने माइंड में भर लीजिए। ऐसा इवोल्वेशन हमारा ब्रेन का नहीं हुआ है। राइट, उसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन अप टू दैट मोमेंट इवोल्व हुआ है कि आप बस वही इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी में याद रख सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके रिलेशन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को आसानी से याद रखना कि वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे लोगों को पढ़ाते हैं, कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से ये सब कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप कोई बचपन में कोई ड्रीम देखे हैं, कोई कोई ड्राना ड्रीम,
जो कि आपके किसी गेम से संबंधित हो या किसी कार्टून से संबंधित हो, तो वो चीज आपको याद रहेगा क्योंकि आपके लिए वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपका इमोशन कनेक्टेड है। आप उस ड्रीम को देख करके डर गए थे, और जब भी सोने जाते हैं तो क्या होता है कि बार बार आप उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कि ऐसा नहीं कि फिर वो ड्रीम आ जाए। तो ये चीज क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए क्रिटिकल है, बिकॉज आप इसको अगर नहीं याद रखेंगे तो अल्टीमेटली आप फिर सफर कीजिएगा, फिर डर जाइएगा। लेकिन जो दूसरा पर्सन है, लेट्स से मान लीजिए शाहरुख खान, उसको उसको अगर आप ये ड्रीम एक बार दिखा देंगे, तो क्या होगा कि उससे, उसके लाइफ से चूंकि ये कनेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका जो सपना जो था बचपन का वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पर हर इंसान का अलग अलग नीड है, हर इंसान का अलग अलग एरिया है, और हर हर इंसान का को सरवाइव करने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। किसी में किसी का जॉब है, तो किसी का बिजनेस है, तो कोई हॉस्पिटल, कोई हेल्थ एंड वेलनेस हॉस्पिटल्स में है, तो कोई टीचर्स है, तो कोई इंजीनियर्स है, तो कोई डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स कर रहा है। यानी हर पीपल के लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है सर्वाइवल के लिए। इसीलिए क्या होगा कि आप एक इंफॉर्मेशन को सबके लाइफ से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। तो हमारा ब्रेन को ऐसे इवोल्व करने का जरूरत ही नहीं है कि आप क्या, आप जैसे चाह रहे हैं कि हम सारा इंफॉर्मेशन को क्विकली याद कर लें। लेट्स से सपोज कीजिए कि आपको हम बोलेंगे कि आपका थर्ड बर्थडे में आसमान का कलर कैसा था, क्या क्लाउड का कलर क्या था, तो इस चीज को याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारा ब्रेन वैसा इवोल्व भी नहीं हुआ है कि जो कि अननेसेसरी चीज को, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखे। अब आप बताइए कि अगर आप फोटोग्राफिक मेमोरी को अक्वायर करना चाहते हैं, मतलब कि हम जो पढ़े सब याद आ जाए, क्या वो सब इंपॉर्टेंट है? आप सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी अगर बात करें, तो क्या जो भी चीज बुक्स में रहता है वो सब आपके एग्जाम्स में आने वाला है? तो आप तो अगर इंफॉर्मेशन गैदर करने के पीछे भाग रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करना, ये इसका सर्वाइविंग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एग्जाम पास करने के लिए भी इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा ब्रेन इस स्टेज तक इवोल्व ही नहीं हुआ है कि वो किसी भी पिक्चर के A to Z पॉइंट को याद रखे, जिसको हम लोग सिंपली में एज ए फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं। तो फोटोग्राफिक मेमोरी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, एक्चुअली में आपको क्या करना है कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके लिए जो लगता है कि ये हमारे काम का है, बस उसको याद रखना है। तो उसको याद रखने तक हमारा ब्रेन क्या है, इवोल्व हो चुका है। तो आप अगर फोटोग्राफिक मेमोरी के पीछे भाग रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। और डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने ब्रेन को अगर उस लेवल तक इवोल्व करना चाहते हैं, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि आपके सर्वाइवल से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो जरूरत ही नहीं है आपके लाइफ में। तो क्यों आप फोटोग्राफिक मेमोरी के पीछे भाग रहे हैं? राइट। तो ये चीज मेरा एक सिंपल सा आर्गुमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि एक्चुअली में स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो अरे स्वामी विवेकानंद के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कि वो बुक को जल्दी पढ़ते थे, दैट मीन्स सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको अक्वायर करते थे, और बाकी आपका ब्रेन खुद ब खुद उसको कनेक्ट कर लेगा। अगर आप 10 बुक्स पढ़ लेते हैं, तो आपको ये फील होगा कि 11th बुक्स में आप काफी फास्ट पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिपीटिशंस में होते हैं, और आप एक दो वर्ड से सब कुछ आसानी से कनेक्ट कर पाइएगा। तो पढ़ते पढ़ते ये हैबिट हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का ये प्रैक्टिस था ना, कि वो एक पेज के 10-12 वर्ड को कनेक्ट करके पूरा पेज को समझ जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पूरा पेज याद हो गया। राइट। तो ये सब एक हाइपोथेटिकल है, और एक आपका सुपर स्टेशन है कि फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप करना है, और ये हो सकता है। राइट। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। बाकी आपको क्या करना होगा कि ब्रेन साइंस को समझना होगा कि एक्चुअली आपका ब्रेन वर्क कैसे करता है। तो ब्रेन साइंस को आपको समझने के लिए यहाँ पर ये समझना होगा कि ब्रेन जो है ना, 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। अगर आप ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो चीज याद होगा। नंबर 1 है वैल्यू, नंबर 2 है रिलेशन, नंबर 3 है रिपीटिशन। यानी कि जो चीज आपके लाइफ में वैल्यूबल है, जो चीज आपके लाइफ से कनेक्टेड है और इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, ब्रेन उसको आसानी से उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और दूसरा,
जो आपके लाइफ से रिलेट करता है वैसा इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप किसी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन सुनिएगा, तो वो ब्रेन आपको क्या करेगा, उसको याद रखेगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए वैल्यूबल है और ये आपके लाइफ से रिलेट भी करता है। राइट। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिपीटेशन, थर्ड थिंग है रिपीटेशन। फर्स्ट है वैल्यू, आपको वैल्यू आपके लाइफ में उसका है, अगर नहीं है तो उसको वैल्यू क्रिएट कीजिए, तो वो चीज आपको याद रहेगा। सेकंड थिंग रिलेशन, क्या आपका आपके लाइफ से उसका रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं है तो रिलेशन बनाइए। और थर्ड थिंग है रिपीटेशन, उसको बार बार रिपीट कीजिए। तो यही तीन तीन प्रिंसिपल होता है ब्रेन साइंस का। और इसी को अगर आप पढ़ने के दौरान में यूज करेंगे, वैल्यू रिलेशन रिपीटेशन, तो वो चीज आपको याद रहेगा। राइट। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि एक्चुअली में एक बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। और बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली में एक सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, उनका नाम है निकोलस लूमैन। तो निकोलस लूमैन क्या करते हैं, एक मेथड को डिस्कवर किए हैं। उस मेथड का नाम है जेटल कैस्टन, जेटल कैस्टन मेथड। ये मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है, इसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। आपको कोई भी चीज, चाहे आप लॉन्ग आंसर याद रखना चाहते हैं, चाहे किसी भी चीज को याद रखना चाहते हैं, उसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। जेटल कैस्टन मेथड क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि वो आपके लाइफ के लिए वैल्यूबल है और आपको उस चीज को याद रखना है, ठीक है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फिर आप स्टूडेंट्स हो, तो एक कार्ड बनाइए। ठीक है, कार्ड जैसे गोल कार्ड होता है ना, वैसे क्या कीजिए कि आप बहुत सारा कार्ड बना लीजिए। ठीक है, 100 पीस का, लगभग 100 पीस का कार्ड रखिए। पेपर को आप कटिंग करके बना सकते हैं। जो चीज पढ़ते हैं उसको क्या करना है, जो चीज आपको लगता है कि ये चीज हमको बाद में इसको हमको रिपीटिशन करना होगा, ये हमारे लिए अवेलेबल है और इसको हमको अपने से कनेक्ट करना चाहिए, तो इस मेथड में आपको क्या करना है कि आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। पहले तो कार्ड आप कट कर लिए, स्टेप्स आपका क्या होगा कि आपको उसमें टाइटल लिखना है। ठीक है, जिस टॉपिक को आप याद रखना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए कार्ड में, आप जो कार्ड बनाए हैं। थर्ड स्टेप क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो एक आपको इंडेक्स कार्ड लेना है, उसमें टाइटल लिखना है जिसको आप याद रखना चाहते हैं, उस कार्ड पर इंफॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, टाइटल का मतलब क्या हुआ कि जिससे आपको लगे कि ये मेरे लिए वैल्यूएबल है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आपको, ठीक है, रिलेट करना है। यानी कि आप एक कार्ड लिए, ठीक है, लेट्स से ये कार्ड है, तो ये कार्ड है और कार्ड में आप यहाँ पर लिख दिए टाइटल। टाइटल के बारे में आपको क्या करना है कि टॉपिक का जब आप लिखेंगे टाइटल, तो इसमें इसके नीचे में आपको क्या करना है कि इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखना है। अब किताब से देख के मत छाप दीजिएगा, इसमें आपका पर्सनल टोन होना चाहिए, मतलब अपना लैंग्वेज में लिखिए और इस तरह से लिखिए कि पर्सनल कनेक्शन भी बने। पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल टोन भी दीजिए और पर्सनल कनेक्शन, मतलब अपने लाइफ से थोड़ा बड़ा उसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये करेंगे आप, क्लियर है। अब फिर क्या करना है, इसके पीछे में, कार्ड के पीछे में आप एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, यानी एक विजुअल बना लेंगे। और ऐसा विजुअल और ऐसा ड्राइंग को बनाएंगे, ठीक है, ऐसा ड्राइंग को बनाएंगे जो क्या करेगा, ये पूरे इंफॉर्मेशन को एज ए विजुअल, एज ए स्केचिंग रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले जो भी चीज आपको याद रखना है उसका आप टाइटल लिखेंगे, उसका इंफॉर्मेशन, और कार्ड के पीछे उसको एज ए पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पिक्चर हम बनाए कैसे, पिक्चर आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं, कोई कार्टून बना सकते हैं, और कार्टून नहीं बना सकते तो आप सिंपली माइंड मैप भी बना सकते हैं। जैसे ना इस तरह से, ऐसे करके, इस तरह से, ऐसे ऐसे, इस तरह से, मतलब ये मेन पॉइंट हो गया, इसका एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां। बट माइंड मैप आप ऐसे बनाएंगे तभी आपको याद रहेगा। और अगर कोई स्टोरी है और अगर उसका विजुअल आप बना सकते हैं, कोई कार्टून बना सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं, तो आप उसका ड्राइंग बना दीजिए। और ऐसा करने के बाद आपको
चूंकि एक ही कार्ड में तो सब अटेगा नहीं, आपको नंबरिंग असाइन करना है। 1 नंबर, फिर इसके बाद वाला में 2 नंबर, इसके बाद वाला में 3 नंबर, इसके बाद वाला में 4 नंबर। और आपको सारा ऐसे करके नोट्स ऐसे इस तरह से बना करके आपको कार्ड में आपको सब कार्ड को अपने टेबल पर रखना है, राइट। जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है कि जब भी कभी आपको कुछ खोजना होगा ना, जैसे आप 100 कार्ड रखे हैं और आपको कोई इंफॉर्मेशन फिर से खोजना है, जब नेक्स्ट टाइम आप उसको आपको लगेगा कि हमको उस इंफॉर्मेशन को फिर से देखना है, फिर से पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे कि उस 100 कार्ड को उठाएंगे और 100 कार्ड में से कोई एक ठो कार्ड को जैसे आपको खोजना है, सर्च करना है, तो डेफिनेटली उस ड्यूरिंग में क्या होगा, आप 15-20 तो ऐसे ही पलट दीजिएगा। जैसे कैसे होता है, जब किसी को खोजते हैं तो 15-20 हमको ऑटोमेटिक क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो क्या होगा, वो आपका रिपीटिशन का काम करेगा। तो जब जो भी चीज आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, तो आपको वैल्यू क्रिएट करना है, रिलेट करना है अपने लाइफ से, पर्सनल टोन से, और उसको रिपीट करना है, रिपीटिशन। और रिपीटिशन के लिए ये मेथड हम भी अप्लाई करते हैं, कार्ड में बना दिए, कार्ड में लिख के रख दिए, और जब हमको किसी चीज को खोजना होता है तो उसके साथ हम 15-20 ठो कार्ड हम ऑलरेडी देख लेते हैं, जिससे क्या होता है, रिपीटेशन भी हो जाता है। तो ये जब आप स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही पावरफुल स्टेप होता है किसी भी चीज को याद रखने के लिए। और साथ में आपको नंबरिंग भी असाइन करना है। क्यों नंबरिंग असाइन करना है? ताकि आपको कनेक्शन मिले और आप उस कार्ड को आसानी से सर्च कर पाए कि इस नंबर के बाद कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। तो ऐसे करके आप किसी भी लॉन्ग टर्म आंसर्स को याद रख सकते हैं। ऐसे करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये कार्ड वाला मेथड क्या था, चूंकि डेस्क पर रखा रहेगा, कभी भी आप डेस्क पर बैठेंगे तो आप टाइम टू टाइम एक को देख सकते हैं, दूसरा को देख लिए, कभी थर्ड को देख लिए, कभी कार्ड को हेर फेर करके रख दीजिए, तो जब भी देखेंगे तो कुछ याद आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है, और इस मेथड को अप्लाई कीजिए तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ हेल्प होगा हर चीज को समझने में। तो ये एक मैं थोड़ा सा वीडियो हम बना दिए, ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरीज के लिए, क्योंकि लोग इसमें बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और इसके पीछे भागते रहते हैं। भागने का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इसका नीड ही नहीं है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, तो क्यों नहीं वैल्यू रिलेट और आप रिपीटेशन के मेथड को अप्लाई करके उसको याद कीजिए। क्यों अननेसेसरी बर्डन लेना चाहते हैं सब इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए? वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है। और अगर आप इस वे से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कि हम इतना ब्रिलियंट हो जाएं कि हम सब कुछ याद कर लें, पूरा जीके रट जाएं, तो ऐसा कभी एग्जाम में होता ही नहीं है कि आपके सिर्फ रटने के बेसिस पर आपको चेक किया जाए। एग्जाम जो भी लिया जाता है वो आपका थिंकिंग एबिलिटी को चेक करता है, आपका रीजनिंग एबिलिटी को चेक करता है, आपका क्रिटिकल एनालिटिक्स को चेक करता है। तो रटने के कॉन्सेप्ट से आप पीछे हटिए। कोई भी एग्जामिनेशन इस पैटर्न पर नहीं होता है कि सिर्फ आप रट गए और रट करके आप उसको पास कर गए तो आपका लाइफ फुलफिल हो जाएगा, राइट। तो आप यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड दोज who understand and getting value from these video, please hit the like button. Please hit the like button. And also, if you want to say something, please put your suggestion in the comment section, so as I can cater these in the next time. So that's all for today. Thank you very much. Good day. Bye. Take care. Love you all. And those who want to join my course, Speed Reading Mastery and Memory Mastery, feel free to connect. A link of one-to-one is given below. You can connect me, and you can understand how memory works and how speed reading you can develop this kind of skill. Thank you very much.